लास्ट पेपर सोल्यूशन में अभी तक हमने लास्ट जो 13 पार्ट्स थे उसमें हमने MCQ नंबर 390 जो था वो सॉल्व किया था। अभी जो पार्ट नंबर 14 है इसमें हम MCQ नंबर 391 को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट थोड़ी सी चेंज की है। फॉर्मेट चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि पहले पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर आपको शो हो रहे थे MCQs, और अभी आपको ये MS वर्ड के ऊपर शो होंगे। ये MCQs में साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि ये आपको एट द एंड आपको ये प्रोवाइड किए जाए। सो MCQ नंबर 391 है, इन रियल पावर सिस्टम कांस्टेंट यूज्ड एज A + JB वेयर J इज कॉल्ड। ठीक है, ये जो J होता है ये हमारे पास मैथमेटिक्स में इसको हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है। सो आयोटा जो इक्वल होता है वो हमारे पास होता है √-1 के। सो यहाँ पे जो √-1 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू 0.628, मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 325 मेगावाट, प्लांट कैपेसिटी इज 350 मेगावाट एंड कैलकुलेट लोड फैक्टर। वी आर गिवन एक्चुअली कैपेसिटी फैक्टर, एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड। सो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपके पास गिवन है, आपको लोड फैक्टर फाइंड करना है। ये पावर जनरेशन से जो MCQ है ये पिक किया गया है। सो लोड फैक्टर का फार्मूला आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लें। आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 0.76 के इक्वल आएगा, बट NTS में ये एक मिस्टेक की गई है और 0.67 का जो ऑप्शन है इसको करेक्ट मार्क किया गया है। सो ये अब आपकी मर्जी है, आप 0.67 को मार्क करते हैं, ठीक है, या किसी और ऑप्शन को। ये जो ऑप्शन है ये 0.76 ये ऑप्शंस में गिवन नहीं है। ठीक है, सो बेहतर यही है कि अगर आपको ये ऑप्शन गिवन ना हो तो आप 0.67 को ही मार्क कर लें। उसके बाद है फॉर ट्रांसमिशन लाइंस द स्टैंडिंग वेव रेशो इज द रेशो ऑफ, ये पावर ट्रांसमिशन से लिया गया है। फॉर ट्रांसमिशन लाइंस द स्टैंडिंग वेव रेशो इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज। सो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज इज एक्चुअली स्टैंडिंग वेव रेशो। MCQ number 394 is in order to improve the steady state stability of overhead transmission lines, which of the following methods can be adopted? Overhead transmission lines के जो steady state stability होती है उसको improve करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? Reducing impedance between the stations, impedance को reduce कर सकते हैं, ये भी ठीक है। Adopting quick response excitation, ये भी ठीक है। Using series capacitors to make X equal to √3 of R. So any of the above options are correct. कोई भी ऑप्शन आप यूज कर लें तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC जनरेटर इज। AC और DC जनरेटर में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि AC जनरेटर का में हमारे पास स्लिप रिंग्स यूज होते हैं, बल्कि जो DC जनरेटर होता है उसमें हमें कम्यूटेटर रिक्वायर होता है। So option is the AC generator carry slip rings while DC require commutator. उसके बाद है 396 in shunt generator the shunt winding is parallel with the armature. Its advantage is, shunt generator में हमारे पास जो shunt winding होती है वो पैरेलल में लगाई होती है अपने आर्मेचर के साथ। So इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल एक्साइटेशन हमें नहीं देनी पड़ती। So it eliminates need for external excitation. सो शंट जनरेटर, जैसे शंट का मतलब यहाँ से आपको पता है कि शंट में हमारे पास इसका एक जो पैरेलल वाइंडिंग हम लगाते हैं, पैरेलल वाइंडिंग से आप क्या करते हैं, इसको एक एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। सो एक्सटर्नल एक्साइटेशन हमें नहीं देनी पड़ती शंट जनरेटर में। सो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, एलिमिनेट्स नीड फॉर एक्सटर्नल एक्साइटेशन। उसके बाद है द टर्बाइंस ऑफ अ रन ऑफ अ रिवर हाइडल पावर प्लांट जिनका लो हेड होगा डील्स विद विच काइंड ऑफ वाटर। सो जिनका लो हेड टर्बाइंस होगा और हाइडल पावर प्लांट में उसमें हमारे पास कौन सा होगा जी? हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर। सो इसमें जो हमारे पास कौन सा पानी होता है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसका प्रेशर कम हो। उसके बाद है इफ़ अ लार्ज लोड इज डिस्कनेक्टेड सडनली फ्रॉम एन अल्टरनेटर और अ पावर सिस्टम, देन मतलब कि अगर जितना भी हमने लोड लगाया हुआ था अगर उसका ज़्यादा अमाउंट में अगर लोड को हम सडनली जो है वो रिमूव कर दें तो उस टाइम पे हमारे पास अल्टरनेटर में या फिर हमारे पास पावर सिस्टम में क्या होगा? सो उस टाइम पे हमारे पास जो टरबाइन की स्पीड हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी हमारी बढ़ जाएगी। सो टरबाइन स्पीड इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद है 399 MCQs द प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉस ऑफ
load occurs at or a given combination of system demand and generators available is called. ये एक्चुअली डेफिनेशन है लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी की. सो दो डेफिनेशन गिवन है, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली. सो इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी. ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. सो द पावर इन द सर्किट अदर देन दैट विच कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू लोड बैक इज कॉल्ड. अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए थे. ये वाला जो एमसीक्यू था जब उन्होंने टेस्ट में जब ये आया था तो बहुत से बच्चों ने जैसे स्टेटमेंट को देखा कि पावर जो है वो कौन सी पावर है, विच कीप्स फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड. अब ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये स्टेटमेंट है रिएक्टिव पावर के लिए, ठीक है. लेकिन थोड़ी सी एक यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है उस तरह से कि द पावर इन द सर्किट अदर देन दैट, ठीक है. अदर देन दैट का मतलब ये है कि वो पावर, इस पावर के अलावा जो दूसरी पावर होती है वो हमने बतानी है. सो ये जो पावर है ये कौन सी है, ये रिएक्टिव पावर है. सो रिएक्टिव पावर के अलावा जो दूसरी पावर होती है वो हमारे पास एक्टिव पावर होती है. सो वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एक्टिव पावर का. सो ये 10 एमसीक्यूज हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए. आगे के एमसीक्यूज अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. इनको मैं जैसे जैसे लिखता जाऊँगा साथ साथ में इनकी वीडियोस जो है वो अपलोड करता जाऊँगा और एट द एंड इंशाल्लाह आपके पास स्मार्ट सीरीज़ के ये जो पास्ट एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे एक पूरी की पूरी बुक की फॉर्म में आपको सेंड कर दिए जाएंगे अगर आपने डिमांड की तो.